जी हैं, उन्होंने भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर कोऑपरेशन बनाने की अपील की गई है। इधर बिहार में लालू यादव के ऊपर एक बार फिर से संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, छाते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ईडी ने लालू यादव के परिवार को आज तलब किया है और ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब का मामला है, जिस भ्रष्टाचार का आरोप लालू यादव के सर पर है और उनकी पूरी फैमिली इस वक्त इसके इर्द गिर्द घिरते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, इसी बीच अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनका की तबादला हुआ है, उनकी ट्रांसफर्स हुई हैं और 12 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर यहां पर हुई है। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें जिन पर कि आज 1 घंटे के अंदर अंदर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच अब हम आगे बढ़ जाएंगे, शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले बात की जाएगी विधानसभा यहाँ पर सत्र को लेकर बात की जाएगी, बजट सत्र को लेकर। बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 5वां दिन है और 8 मंत्रालयों की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। विपक्ष की डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पर चर्चाओं की मांग है। बिल्कुल, देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होनी है और आज 5वां दिन है ये दूसरे फेज का, क्योंकि 2 फेजेस में इस बजट सत्र का आयोजन हो रहा है। 8 मंत्रालयों की आज सालाना रिपोर्ट पेश होनी है, थोड़ी देर में ये भी पेश की जा सकती है। लेकिन विपक्ष ने डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पर चर्चा की मांग की है और ये डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का मामला या फिर फर्जी वोटर्स का मामला जो देश में चल रहा है वो लगातार नजर आ रहा है। 8 मंत्रालयों की सालाना रिपोर्ट आज पेश होनी है। 8 अलग अलग मंत्रालय, 8 अलग अलग विभाग अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विपक्ष लगातार डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पर चर्चा की मांग कर रही है। मांग पूरी न होने पर बीते दिन तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया था। बिल्कुल, बहुत गंभीर मामला इस वक्त संसद के अंदर बनता हुआ जा रहा है। संसद में जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं का कोई भी आउटकम निकलकर नहीं आ रहा जो लोगों के हित में हो। जिस उद्देश्य के साथ ये सभी सदस्य वहां पर पहुंचते हैं और आम लोगों की बातें होती हैं, अपने अपने क्षेत्रों की बातें होती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में और लोकतंत्र के इस ढांचे में ये सब नहीं देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ऋणी किसान आवश्यक रूप से फसल बीमा योजना उनको करवाना पड़ता था, आवश्यक थी उनके लिए। अब ये ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, उनको स्वैच्छिक कर दी गई है, उनकी मर्जी, वो कराए चाहे ना कराए। और स्थानीय आपदा पहले सम्मिलित नहीं थी, अब स्थानीय आपदा को भी सम्मिलित करने का इसमें प्रावधान माननीय अध्यक्ष महोदय किया गया है। और इससे बढ़ के एक बात यह तय की है कि पहले हम कहते थे केंद्र सरकार के राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी तब केंद्र पैसा जारी करेगी, अनावश्यक देरी होती थी। अब हमने तय किया है कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बीमा कंपनी अनावश्यक भुगतान में देर करेगी तो 12% ब्याज किसान को उसको देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उपाय किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय। ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री किसानों के वित्तीय सहायता बची नहीं सप्लीमेंट्री, कोई पूछ लो आप। हाँ सर, उनकी आर्थिक किसानों की जो आर्थिक स्थिति है से संबंधित है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के किसानों की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। किसानों को मजबूर आत्महत्या करनी पड़ती है। आपका प्रश्न क्या है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किसानों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता न हो और वो आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने, कर्ज की समस्या के निजात दिलाने, फसल को कीट और रोगों से बचाने, बीज और उर्वरकों की कम कीमतें सुनिश्चित किए जाने। तो इतना लंबा प्रश्न पूछ रहे हो कि पूरी डिबेट हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप तो शॉर्ट बता दो सब योजना पर। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हितैषी सांसद है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बड़ा व्यापक प्रश्न उन्होंने पूछा है। आप व्यापक जवाब मत देना, लेकिन अब प्रश्न व्यापक है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं क्या कर सकता हूं? और माननीय सदस्य बहुत सारे उन्हें पूछा है
तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में। किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उनसे उनके विभाग से संबंधित जो सदस्य हैं वो अपने अपने सवाल, अपने अपने प्रश्न रख रहे थे। इसी पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल। ताबिश, आज दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आज क्या माहौल देखने को मिल रहा है? हालांकि दर्शकों को जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे ये साफ पता लग रहा है कि विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब मिल रहे हैं। अभी क्या माहौल है और कैसे पूरे दिन आज इस कार्यवाही के चलने के अंदेशे नजर आ रहे हैं? देखिए, चूंकि प्रश्नकाल चल रहा है इस वक्त 11 बजे से 12 बजे तक ये प्रश्नकाल रहेगा और 1 घंटे के अंदर जो तमाम सदस्य हैं वो अपने जो सवाल होते हैं संबंधित विभागों के मंत्रियों से उन सवालों को पूछते हैं। तो फिलहाल अभी प्रश्नकाल चल रहा है और ऐसे में कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए आज कुछ सवाल लगे हुए थे जो अलग अलग जो सांसद हैं उनकी तरफ उठाए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस अपोजिशन की तरफ से भी कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के नोटिस दिए गए हैं और 1 घंटे तक तो ये कार्रवाई इसी तरह से सुचारू रूप से चलती है, चूंकि ये प्रश्नकाल का समय होता है और इस दौरान तमाम जो सांसद होते हैं वो अपनी अपनी जो इलाके की समस्याएं हैं उन पर सवाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हंगामा हुआ, हंगामे के बाद अहम बिल रुके हैं, अहम विधेयक रुके हैं जिन पर सरकार चाहती थी कि प्रभावी रूप से चर्चा हो करके उनको पास कराया जा सके। कई बिलों को टेबल होना भी बाकी है और ऐसे में अगर इसी तरह से अगर सुचारू रूप से सदन चलता है तो उम्मीद ये जताई जा सकती है कि कई प्रभावी और विधायक जो बिल हैं उनको सरकार पास कराने में सफल हो सकती है। हालांकि बिना विपक्ष के हंगामा किए हुए सदन सुचारू रूप से चलेगा, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी सरकार के सामने कि आप बिना विपक्ष के हंगामा किए हुए या बिना विपक्ष को आप अपने साथ लिए हुए सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चला सकते हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार कई अहम मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनमें पेपर लीक का मामला है, महंगाई है, बेरोजगारी का मामला और हाल ही में कल रात जो नागपुर में पूरी तरह घटना हुई है उसको लेकर के भी अब कांग्रेस की तरफ से इस पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई। तो ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज हमें चर्चा देखने के लिए मिल सकती है और ये चर्चा हमें 12 बजे के बाद पता चलेगा कि सदन कितना सुचारू रूप से चलता है। अब जो विपक्षी सांसद हैं वो सरकार को जो नोटिस दे करके या सरकार से जिन मांगों पर चर्चा चाहते हैं, सरकार उन पर कितना उनकी मांगों को मानती हो, क्या उन पर कार्रवाई यानी क्या उन पर बातचीत होगी, क्या हकीकत में सदन उसी तरह से सुचारू रूप से चलेगा। क्योंकि पिछले कई सत्रों से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू होती है लेकिन हंगामा इतना ज्यादा हो जाता है कि अहम बिलों पर जो चर्चा होनी होती है वो नहीं हो पाती है और अहम बिल वहीं रुक करके रह जाते हैं। तो कई अहम बिल है, हालांकि 8 ऐसे मंत्रालयों की सालाना रिपोर्ट आज पेश होनी है, उनसे ये पता चलेगा कि किस मंत्रालय में किस तरह के काम हुए हैं, कितना देश में मंत्रालय भागीदारी करते हुए नजर आए। तो अहम चीजें होती है लेकिन चूंकि बार बार हंगामा होता है, बार बार सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने की मिलती है, तो इस वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर शायद अभी समन्वय नहीं बन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश। तो चलिए, यहाँ पर ताबिश कमाल तमाम चीजों पर जानकारी दे रहे थे किस तरीके से आज सदन जो है वो देखने को मिलेगा। इसी बीच बात अब हरियाणा की करेंगे, जहां पर हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा जो है वो बजट पेश किया गया है और कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ये बजट पेश किया गया था। हरियाणा विधानसभा में आज बजट पर चर्चाएं देखने को मिलेंगी। साल 2025-26 का ये बजट, काफी उम्मीदें लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से थी और अब ये बजट जो है वो बीते कल सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया था। बिल्कुल, हरियाणा की बेहतरी के लिए, हरियाणा की प्रगति के लिए हरियाणा सरकार ने इस बजट को सामने रखा है, जिसकी थीम महिलाओं पर आधारित थी और महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस बजट को पेश करने की बात सरकार की तरफ से की गई है और इस बजट में बाकी वर्गों को भी ख्याल रखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। साल 2025 और 26 का बजट पेश किया गया है और ये क्या उस अंतिम लाइन में, आखिरी लाइन में बैठे व्यक्ति या आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंचेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए 2.05 लाख करोड़ का
बजट पेश किया गया है। और यही पहले भी अंदेशा था कि इतना बजट हो सकता है। पहले 2 लाख करोड़ से ऊपर बजट नहीं गया था, लेकिन इस बार 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट हरियाणा के लिए पेश किया गया है। और इस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल में जो हरियाणा सरकार ने ई शासन पर जोर दिया है, उनकी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र के 217 वादों में कई वादों को पूरा भी किया है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। संदीप, बताएगा, हैट्रिक लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और तीसरी बार ये बजट लगातार कंसेक्यूटिव 3 जो इनके टेन्योर्स है भारतीय जनता पार्टी के, वो पेश किया गया है। काफी कई उम्मीदें थी, क्या कुछ खास इस बजट में रहा, पहले वो बताइए, और लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये वाला बजट, वो भी बताइएगा। देखिए, समझना होगा कि महिलाओं को जो है सशक्त करने और उनको जो है समान अधिकार देने के लिए हरियाणा सरकार का बजट तो महिलाओं के लिए आया, लेकिन अभी भी जो विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि कुछ ऐसे जिले जो सरकार ने जो है नजरअंदाज किए हैं, जिसमें रोहतक हो, चाहे फिर वो हुड्डा का गढ़ माना जा रहा है, उन क्षेत्रों में बहुत कम जो है विकास को गति देने वाले जो है बजट उसमें रखा गया। हालांकि गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर हिसार से लेकर कुछ ऐसे जिले जिनमें जो है ज्यादा बजट बढ़ाने का काम सरकार की ओर से किया गया, लेकिन रोहतक जैसे जिले को ज्यादा सुविधाएं देने का काम सरकार ने इस बार नहीं किया। और वही वजह हो सकती है कि आज जो है विधानसभा में हंगामा इस पर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कहें या कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी ओर से कहें, इस बजट पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कुछ चुनिंदा जिलों में ही सरकार जो है बजट अच्छा ला रही है, जिसमें से गुरुग्राम को ज्यादा बजट देने का काम किया गया है, फरीदाबाद में कुछ ऐसी योजनाएं जो है लाने का काम किया गया है, साथ ही मानेसर को नए डेवलपमेंट कहें कि नई आयाम देने का काम सरकार की ओर से इस बजट में शामिल किया गया। लेकिन रोहतक जैसे जिले और उसके आसपास के जिले जिसमें कांग्रेस के ज्यादा विधायक हैं, उनमें जो है कहीं ना कहीं सरकार कुछ बजट जो है कम कर पाई और इसी का कहीं ना कहीं आज हंगामा कांग्रेस के विधायक क्या कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सवाल उठाए जा सकते हैं। यानी कि आज का जो बजट सत्र पर सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसमें हंगामा देखने को मिल सकता है। संदीप, बजट में क्या खास है, क्योंकि 13% इस बजट को पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है, इसका आकार बड़ा है। आकार बड़ा है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का या सरकार का विजन भी बड़ा होगा। तो इस विजन के दायरे में अब क्या चीजें हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं अगले 1 साल के अंदर? देखिए, बिल्कुल इस बार जो बजट सरकार ने महिलाओं को सोचकर समझकर जो है रखा, उसमें महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात जो चुनावों में की गई थी, उस पर करीब 5000 करोड़ रुपए सरकार जो है खर्च करना चाह रही है। उसके अलावा युवाओं को रोजगार देने की जो बात थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी कैसे मिल सके और प्राइवेट सेक्टरों में भी युवाओं को नौकरी कैसे मिल सके, इसके लिए भी जो है नए आयाम सरकार लगाना चाहती है। ऐसे में जो छोटे उद्योग घराने हैं उनको जो है एक बजट के तौर पर बड़ा लोन देने का बात जो है सरकार की ओर से किया गया है। महिलाओं को 1 लाख जो लोन है वो मुफ्त या कहें कि बिगर किस्तों पर जो माफी चाहूंगा बिगर ब्याज के लोन उनको दिया जाएगा, यानी कि कोई ना कोई काम धंधा वो कर सके। इसके अलावा गुरुग्राम हो, चाहे मानेसर हो, फरीदाबाद हो, ऐसे में जो उद्योगपति हैं उनको जो है एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने, डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छा खासा लोन का जो अमाउंट है वो उस बजट में रखा गया है। साथ ही जो आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे फिर नूह जिला हो, चाहे फिर मानेसर हो, इसमें जो इंडस्ट्री एरिया लगने वाले हैं उनको सुविधाएं कैसे दी जा सके, तो इन चीजों पर भी सरकार का बजट पर फोकस रहा है इस बजट में। बिल्कुल संदीप, एक ऐसा वर्ग है जो कि पिछले 1 साल से सड़कों पर है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? बात की जा रही है किसान वर्ग की, उनके लिए क्या कुछ नई चीजें लाई गई हैं, क्या कुछ नई स्कीम्स, क्या नए प्रावधान यहाँ पर सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल किसानों के लिए सरकार के इस बजट में कई ऐसी चीजें रखी गई, जिसमें सबसे पहले एमएसपी की बात सरकार पहले ही किसानों को दे चुकी है, जिसमें गारंटी 21 फसलों की दे चुकी है। इसके अलावा हर जिले में इस बार जो सरकार ने घोषणा इस बजट में की है, उसमें एक सेंटर बनाया जाएगा जिसमें बीजों की जानकारी से लेकर उनको खाद्य चीजों को जानकारी के साथ साथ उनको आसानी से इन चीजों की जानकारी मिल सके और वो बीज आसानी से उन केंद्रों पर मिल सके। इस चीज के लिए भी केंद्र अलग अलग जिलों में स्थापित करने की बात सरकार की ओर से की गई है, यानी कि किसान अब सीधे नई फसलों की जानकारी उन केंद्रों पर ले पाएंगे और उन जो फसलों की जानकारी के साथ साथ उन पर जो बीज मिलते हैं या उनसे जुड़ी हुई जो फसलें की जो जानकारी है या फिर जो और अन्य आइटम होते हैं वो उन्हीं केंद्रों पर आसानी से मिल पाएंगे। इन चीजों की व्यवस्था भी सरकार ने इस बजट में की है।
संदीप, हर बजट में अब स्मार्टनेस को लेकर जोर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को लेकर जोर दिया जा रहा है। जब सेंटर में बजट आया था उस समय एआई को लेकर जोर दिया गया था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने कहा है कि स्मार्ट बाजार बनाए जाएंगे, स्मार्ट गलियां बनाई जाएंगी, ई शासन पर जोर दिया जाएगा। ये कितना महत्वपूर्ण है आने वाले समय में, क्योंकि तकनीक बढ़ेगी तो लोगों को सीधा फायदा होगा। हरियाणा का हब बना हुआ आईटी सेक्टर का, उसी में अब सरकार और ज्यादा नई चीजों को जोड़ना चाहती है। गुरुग्राम में एआई हब बनाने का बात जो है इस घोषणा पत्र में की गई, यानी कि गुरुग्राम में एआई का हब बनने जा रहा है। उसके अलावा एक फूलों की मंडी कहें कि गुरुग्राम में बड़ी लेवल पर बनाई जाएगी, यानी कि फ्लावर मंडी हाईटेक जो है तकनीक के साथ इसको बनाया जाएगा। और वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जो फ्लावर है, जो फूल है, उनको उस मंडी में लाने का काम सरकार करेगी। तो ये एक चीजें हैं जो आने वाले समय में गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। तो वहीं मानेसर जिस तरह से आईएमटी के क्षेत्र में कहें कि उठकर सामने आ रहा है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मानेसर में लग रही हैं, उसको जीरो पानी बहाने, यानी कि जीरो जो है उसको पानी का वेस्टेज उस क्षेत्र एरिया में किया जाए, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। यानी कि अच्छा खासा बजट पर सरकार का इस बार जोर है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि धरातल पर इन चीजों को कैसे सरकार उतार पाती है और कब तक ये चीजें लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है कि बजट के बाद उसको कैसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका बेनिफिट हर उस इंसान को पहुंचे जो इस बजट के लिए उम्मीदें लगाता है। अब जरा बात करेंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी की, इस वक्त जहां पर ये आग लगने की घटना सामने आई है। बड़ी घटना, बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर जेएमसी राजौरी में आग लगी है और मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि आग ने विकराल रूप लिया। आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है और अभी भी जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के जीएमसी में ये आगजनी का वाकया पेश आया है। एक आग की घटना सामने आई और एक अस्पताल में आग लगना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण जो तस्वीर है वो सामने आ रही है, क्योंकि मरीज यहाँ पर है, उन मरीजों की हालत कितनी स्थिर है, कितनी गंभीर है, वो वहाँ पर अस्पताल में जाहिर तौर पर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इन मरीजों को इवैक्यूएट करना, इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अभी फिलहाल जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन ये तस्वीरें आपको राजौरी से सामने बता रहे हैं। राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर आग की होलनाक वारदात और राहत भरी खबर यह कि किसी तरह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीएसपी फायर सर्विस मंशू सर हमारे साथ, सिर्फ किस हद के अंदर की आग थी और कितने हद तक अब काबू पा लिया गया आप तरफ से? देखो, जब भी जैसे ही हमें फ़ोन आया सुबह, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे फ़ोन आ गया कि यहाँ पर जीएमसी में आग लगी है। उसी टाइम हमारी गाड़ी और हमें पुलिस का पूरा सहयोग रहा कि हमें रास्ते में कहीं हमारी गाड़ी रुकी नहीं ट्रैफिक के कारण, और थैंक्स टू पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिस कारण हमारी गाड़ी टाइम से पहुँची। जैसा कि हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर स्टोर डंप में आग थी। तो डंप की आग बहुत हाई हो सकती है, सर स्मोक भी बहुत, स्मोक ब्लॉक हो गया ये एरिया। उसी कारण हमने यहाँ पर ये एरिया को बनाया। पहले यहाँ से हमने अपनी होस्ट को डाला अंदर, उसके बाद हमने जो एरिया है सबसे पहले हमने अपना एरिया को कंट्रोल किया कि आग अगर यहाँ पर है तो इसको इधर ही रहने दे, इसको कहीं और ना जाने दे। तो सबसे पहले हमने अपना एरिया कंट्रोल किया। उसके बाद जब हमारा एरिया कंट्रोल होने के बाद हमने इस आग को रोका। आग ख़त्म होने के बाद सेकंड चैलेंज था हमारी स्मोक के लिए हमने फिर जैसे ये हुआ फिर हमने यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जितने भी ऊपर थे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब खुद आए थे, उनके गाइडेंस के कारण, सबके कारण, पुलिस के कारण हमने यहाँ से सबको बाहर निकालने के सक्सेसफुली बाहर निकाला। थोड़ा टाइम को लगता ही है क्योंकि यहाँ पर आग का मामला है, आग बुझने में टाइम लगता है, स्मोक को बाहर निकलने में टाइम लगता है, बस वही टाइम लगा। लेकिन आप देख सकते हो जो आग है अपनी लोकेशन में ही है, उसके बाहर नहीं गई और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। बड़ी बात यह जरूर है कि इस आग को यहीं तक महदूद कर दिया, इसके आगे नहीं बढ़ने दिया। फायर सर्विस अमले ने पूरी तरह इस पर काम करते हुए ये पोर्शन में आपको दिखाता हूँ, ये इसलिए तोड़े गए कि इससे धुआं बाहर निकले और फायर सर्विस अमले को अंदर पहुंचने में आसानी और फौरी कार्रवाई फायर सर्विस की तरफ से की गई, जिसके कारण ये पोर्शन तक की आग को महदूद रखा गया क्योंकि ये डेड स्टॉक का स्टोर था। और इसके बाद ऊपर पूरा पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया मेडिकल कॉलेज की वार्ड है, इसके ऊपर जिनको फौरी खाली करवा लिया गया था और खाली करवाने के बाद मरीजों को हिफाजत बाहर निकाला गया और उसके बाद अब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। और बस हो गया सर,
कोई जानी नुकसान तो इससे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक तो कोई ऐसे खबर नहीं है। हमने पर्सनली जाके हमने एक एरिया को चेक किया, एवरीथिंग इज ओके फाइन। जो वार्ड में मरीज थे उनको मरीज अभी हमने खाली करवाया वार्ड, कुछ देर के बाद वापस में शिफ्ट करा देंगे। ये लोकलाइज्ड एरिया पे लोकलाइज्ड एरिया में था और इट इज कंट्रोल, टोटली कंट्रोल। अब जो ये आप देख रहे हो ये धुआं है, इसको आधा पौना घंटा लगेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड ऑल आर सेफ। बिल्कुल। उसके बाद मैं डॉक्टर जावेद से बात करूंगा क्योंकि वही कोरोना वाला सिस्टम आज भी हमने आपको देखा, आग पर भी आप उसी तरह काम कर रहे थे जिस तरह फायर सर्विस के लोग काम करते हैं। क्या कारण कुछ लग सकते हैं और ऊपर वार्ड में से कोई मरीज आप तो नहीं बचा? नहीं सर, पहले सबसे पहले ये एक नीचे गोडाउन था जहाँ ये कुछ बेड वगैरह पड़े हुए थे, उधर से ये आग जो है शुरू हुई है। पर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उससे पहले ही जो ऊपर मरीज थे, वार्ड थी, वो हमने पहले ही शिफ्ट करा दिए और जितने भी मेन गेट ऊपर थे वो पहले ही क्लोज कर दिए और जितने भी कोई चेस्ट के रिलेटेड पेशेंट थे सबसे पहले हमने उनको एग्जिट किया और सेफ साइड पहुंचा दिया। हम ऊपर से ही शुरू हुए थे ताकि धुआं ऊपर की ओर जा रहा था, तो वार्ड्स हमारी जो ऊपर थी हमने सबसे पहले वो बंद किए, बिजली का जो कनेक्शन है बंद किया, ऑक्सीजन के जो पॉइंट है वो बंद किए थे। तो अब इंशाल्लाह कोई ऐसे माली नुकसान का कुछ नहीं हुआ और जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जो बेसमेंट का जो आग थी, फायर ब्रिगेड भी जो है वो टाइमली पहुंच गई, हमारे डिप्टी कमिश्नर सर भी पहुंच गए, एसएसपी सर भी पहुंच गए और बस सारी सिचुएशन जो है जल्दी से कंट्रोल में हो गई। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे पूरी सिचुएशन को जल्द कंट्रोल कर लिया गया और जिला इंतजामिया भी यहाँ पूरी पहुंची थी, उनकी हदायतें, और इस वक्त आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। मगर राहत भरी खबर एक जरूर यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि गोदाम तक आग थी और गोदाम तक ही इसको महदूद रख के इस पर काबू पा लिया गया है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो चलिए तस्वीरें आपको राजौरी से दिखा रहे थे। फिलहाल अभी आपको आगे ले चलेंगे जहां पर पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का मिशन लगातार जारी है और इसी बीच में आज लुधियाना में नशा तस्करों के घर पर लगातार बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लुधियाना के गांव बुर्जहरी में नशे के खिलाफ ये अभियान लगातार पंजाब सरकार का जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले कई दिनों से एक्शन मोड में हैं और नशा करने वालों पर नकेल कैसे कसी जाए या नशा के कारोबार करने वालों पर नकेल कैसे कसी जाए, पंजाब को नशे से बाहर कैसे निकाला जाए, उसको लेकर अब ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। और पिछले 10 या 15 दिनों से सीएम मान लगातार बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब नशे के विरोध में सरकार की तरफ से कोई फैसला ना लिया गया हो, लेकिन अब पंजे का इस्तेमाल पंजाब के अंदर भी किया जा रहा है और जो इस तरह की चीज़ों में, ऐसी घटनाओं में जो संलिप्त होता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, उस पर बुलडोजर से एक्शन लिया जाता है ताकि उसको चेताया जाए और जो आने वाले समय में ऐसी ज़्यादा घटनाएं ना बढ़े उसको लेकर लोग पहले से ही सचेत रहें, अपने बच्चों को उसी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि ये पंजाब में ये नेक्सस जो है ये बढ़े ना, ये जो ड्रग्स का नेटवर्क है ये और भी ज़्यादा ना बढ़े, जो सरकार के सामने, शासन के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो बिल्कुल शीतल, आपको ये भी, इनको दर्शकों को ये बताना काफ़ी अहम है क्योंकि जो खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व लोग हैं, यानी कि जो सेल परचेज कर रहे हैं ड्रग्स की या फिर कुछ नशों की, अवैध चीज़ों की, या फिर जो सेवन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार बुलडोजर बाबा का एक्शन, जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पंजाब सरकार पीछे नहीं है, लगातार काम। पंजाब सरकार वालों युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम छेड़ी हुई है, तो उस तहत अज बुरज हरी सिंह पिंड आप खड़े हैं, सदर रायकोट का पिंड। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, तो ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ सर एक मिनट, पंजाब गवर्नमेंट लगा दे, पंजाब गवर्नमेंट तो आप देख रहे हैं ये पंजे की कार्रवाई पंजाब के लुधियाना में हो रही है। लुधियाना के गांव बुर्ज हरी में नशा तस्कर के घर पर आज बुलडोजर पहुंच गया है और ये घर तोड़ा जा रहा है। उन्हें सख्त से सख्त चेतावनी दी जा रही है कि समाज को नष्ट करने में, समाज को खराब करने में
इस तरह की गतिविधियां, नशा और जो ड्रग्स का मामला है, वो सिर्फ न सिर्फ इस नेटवर्क के अंदर की सक्रियता को बढ़ाता है, बल्कि आसपास की चीज़ों पर भी इसका इम्पैक्ट सीधा देखने को मिलता है। सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी को लेकर पंजाब सरकार की ये बड़ी मुहिम पंजाब के अंदर शुरू की गई है और इस मुहिम के तहत अब बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिफ्ट तो आपको ये भी बता दें कि लगातार ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जहां पर जो लोग नशे में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो नशा तस्कर हैं, चाहे वो नशा का सेवन करने वाले लोग हैं, उन पर एक्शन हो रहा है। भगवंत सिंह मान की सरकार जो है वो लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन शीतल, ये एक बात काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उड़ता पंजाब कहा जाता था, वहाँ पर लगातार ड्रग्स की तस्करी की जाती थी। ड्रग्स का सेवन करने वाले जो युवा हैं वो अपना भविष्य, अपना फ्यूचर अंधकार में डाल रहे थे। लेकिन इसके खिलाफ जो है वो एक मुहिम छेड़ी गई है। पंजाब में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, सीएम भगवंत सिंह मान और उनके जो साथ के जो लोग काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि पंजाब का जो युवा है वो नशे में धुत रहे, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल, उनका जो भविष्य है वो खत्म हो जाए और पंजाब जो है वो अंधकार की ओर बढ़े। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है और लगातार पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज लुधियाना में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस गांव का नाम जो है वो बुर्जहरी बताया जा रहा है, जहां पर ये तस्वीरें आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है शीतल कि आखिरकार ये कितना सही है जब एक घर के अंदर एक व्यक्ति नशे के अंदर इन्वॉल्व है, नशे में धुत है और उसका पूरा परिवार इसकी वजह से सफर कर रहा है। कितना सही है, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, इस पर बातचीत हुई थी लेकिन फिलहाल सहमति दी गई है, तो ऐसे में सरकार उसके अंदर ही ये काम कर रही है, उसके दायरे में रहकर ही काम कर रही है। ज़रूर उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर कई सारे सवाल हुए थे। अब जरा आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि पंजाब में तो सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार का प्लान क्या है? महाराष्ट्र का मुद्दा अलग है, वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में कल जबरदस्त हिंसा हुई है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर नागपुर में ये हिंसा हुई है और इस हिंसा के बाद दो जो समुदाय है आपस में भिड़े हैं, दो गुट आपस में भिड़े हैं और ये भिड़ंत इतनी ज्यादा हुई है कि कई लोग इसमें घायल हुए, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, नुकसान हुआ है और ये नुकसान अब इसकी जो अलग है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। शिफा, तो बिल्कुल आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र का ये मुद्दा सामने आ रहा है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतरे और ये भी बात सामने आ रही है कि 55 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर नागपुर में हिंसा हुई है, जिसको लेकर कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो तमाम विभाग है उनके साथ मीटिंग की है, उनके साथ बैठक की गई है और साफ तौर से लोगों से अपील की गई है कि सिक्योरिटी एजेंसीज, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर चलने की कोशिश की जाए, क्योंकि हिंसा भड़काने वाले लोग कुछ हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनसे पीड़ित, उनसे अफेक्ट होने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर कल नागपुर में हिंसा भड़की, 55 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है और इनसे पूछताछ के आधार पर और लोगों की भी जो गिरफ्तारियां है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सीएम ने फडणवीस ने वहां पर पूरा संज्ञान लिया है, संज्ञान लेने की बात कही है और कहा है कि हम स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और किसी भी प्रकार से ये हिंसा और ना बढ़े, ये विवाद और ना बढ़ जाए, जिससे किसी को भी नुकसान हो। हालांकि अभी जो हिंसा हुई है ये औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब की कब्र को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था। पहले एक बयान समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा दिया गया, उस बयान के बाद ये इतना बढ़ गया, सियासी तूल भी इसमें देखने को मिला। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी इस पर सियासत की गई और ये मुद्दा यहीं पर नहीं थमा है, मुद्दा बढ़ रहा है। विवाद क्या है वो आपको बताएंगे। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया और देर शाम 8:30 बजे ये विवाद देखने को मिला। दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा हुई। जब दो गुट आपने सामने आ गई तो हिंसा हो गई। महाल के बाद रात हंसपुरी में भी हिंसा देखने को मिली। तो महाराष्ट्र के तमाम कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा हुई। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, जबरदस्त तोड़फोड़ की और कई नुकसान भी वहां पर दुकानदारों को हुआ है। बिल्कुल, इस तोड़फोड़ के साथ वाहनों में भी आग लगाई गई है। जो रोड पे खड़ी हुई गाड़ियां थी, जो दोपहिया वाहन थे, उनमें आग लगाई गई।
इस दौरान जमकर पथराव भी किया गया। नतीजन इसमें कई लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो बिल्कुल आपको ये भी बता दें कि हिंसा के बाद कई इलाकों में जो है वो कर्फ्यू लगाया गया, बीएनएस की 163 धारा को इम्पोज किया गया। कई लोग और पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 25 से अधिक बाइक और 3 कारों में आग लगाई गई है। तो ये हिंसा इतनी भड़क गई कि 25 से ज्यादा बाइकें इसकी चपेट में आई। अब तक 60 से 65 दंगाई हिरासत में लिए गए हैं और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बिल्कुल आपको बता दें कि 25 से 30 पुलिस का है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ लगातार जारी है। वीएचपी ने मकबरे को ध्वस्त की मांग की थी विश्व हिंदू परिषद ने, और यही वजह है कि 2 गुट आमने सामने आ गए और मामला इतना बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद और उनके जो समर्थक हैं वो आमने सामने आए और औरंगजेब कब्र को ध्वस्त करने की जो बात है वो विश्व हिंदू परिषद और उसके समर्थक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि कल 8:30 बजे नागपुर में हिंसा भड़की। 65 लोग अभी तक हिरासत में हैं। 25 बाइकों को आग की चपेट में लाया गया, 3 कारों को जलाया गया और कई पुलिसकर्मी भी इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। फिलहाल सरकार तो कह रही है कि इस पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि देश में, जिस देश में सभी धर्म, सभी जातियां एक साथ रहती हैं और ये संदेश पूरी दुनिया को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहा है। तो चलिए अब इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उनके परिवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है। राबड़ी तेज प्रताप से आज पूछताछ होगी और लालू यादव से आने वाले कल जो है वो पूछताछ होगी। तो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उसी समय से ये मामला, हालांकि मामला काफी देर के बाद सामने आया, लेकिन जब रेल मंत्री थे तब उन पर लैंड फॉर जॉब का जो है वो एक ये टैग लग गया और ये टैग अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लैंड फॉर जॉब, जब ये रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने कई सारे लोगों को नौकरी के बदले जमीन ली थी और वो जमीन अपने परिवार के सदस्यों, अपने रिश्तेदारों के नाम पर कर दी थी। ये आरोप उन पर है, ये भ्रष्टाचार का आरोप उन पर है, ये लैंड फॉर जॉब का। और इसमें न सिर्फ लालू यादव बल्कि उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे भी फंसते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल ईडी ने उन्हें बुलाया है, तलब किया है, आज उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया है, लेकिन कल लालू यादव को भी समन दिया गया है, उन्हें भी तलब किया गया है ताकि इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो सके और जो लैंड फॉर जॉब का स्कैम है उसका पर्दाफाश किया जा सके। हालांकि पूरा मामला क्या है, जब इस पर जांच होगी, हालांकि ईडी ने यह भी कहा है कि पहले इस पर पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब कुछ नए सबूत मिले हैं, नए तर्क मिले हैं और उस आधार पर भी बातचीत करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें ये पूरा मामला जिस तरीके से शीतल ने आपको बताया, लैंड फॉर जॉब्स का मामला है। जब ये रेल मंत्री थे तब इन्होंने कुछ ऐसे घोटाले किए, फॉर्डर स्कैम में भी इनका नाम था और अब एक और स्कैम सामने आ रहा है जहां पर कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्हें तलब किया है। इनके साथ इनके बेटे की भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। राबड़ी तेज प्रताप से आज पूछताछ होगी, यानी कि पूरे परिवार से एक एक कर पूछताछ, एक बेटे से आज पूछताछ और वहीं पर लालू प्रसाद यादव कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो मुख्यालय है वहां पर पहुंचेंगे और उनसे वहां पर पूछताछ की जाएगी। तेज प्रताप और राबड़ी देवी जो है उनको आज बुलाया गया है, यानी कि उनकी पत्नी और उनका बेटा जो है आज वहां पर उन्हें समन भेजा गया है, उन्हें वहां पर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, जबकि लालू प्रसाद यादव बुधवार को वहां पर पहुंचेंगे। इनसे तमाम अलग अलग चीज़ों को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो पूरी फैमिली जो प्रवर्तन निदेशालय है उसके घेरे में है, शक के दायरे में है, इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद क्या कुछ स्थिति होगी वो भी आपको जरूर अपडेट करें। अमित कुमार बिहार से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, आज फिर से लालू यादव को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से, यानी फिर से एक बार लालू जो है वो उनके ऊपर संकट के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं, न सिर्फ उनके ऊपर बल्कि पूरा परिवार। निश्चित तौर पर देखिए बिहार में भी बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। इस बीच लालू परिवार की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती दिख रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को एक बार फिर से समन हुआ है। आज राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री
भी रही है और लालू यादव की पत्नी है। तो आज राबड़ी देवी जो अभी अभी की जानकारी है, तो राबड़ी देवी ईडी कार्यालय पहुंच गई है और उनसे जो है सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जोनल ऑफिस पटना में राबड़ी देवी पहुंच गई है और दोपहर के बाद तेज प्रताप यादव को बुलाया गया है। तो देखिए मामला जो है पूर्व में भी राबड़ी देवी और इस मामले में कई लोगों से जो है पूछताछ हो चुकी है। मामला सन 2004 से 2009 के बीच का, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और ग्रुप डी में लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के एवज में नौकरी देने का मामला जो है उसी समय का है। तो इस मामले को लेकर आज राबड़ी देवी से पूछताछ होगी। बिल्कुल, आज फिलहाल बेटे और पत्नी को बुलाया गया है। क्या आपको लगता है वो पहुंचेंगे उनके तलब पर? और कल तो लालू यादव को भी बुलाया गया है, उन्हें भी तलब किया गया है। क्या लालू की फैमिली, लालू का परिवार ईडी के समक्ष पेश होंगे? निश्चित तौर पर देखिए लालू यादव चूंकि बीमार चल रहे हैं, तो इस आधार पर वो जो है उनको देखना होगा कि कल वो ईडी के सामने पेश होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन में जो है लगातार लालू परिवार से जो है, लालू यादव पूर्व में रेल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी बिहार सरकार में रहे हैं, राबड़ी देवी भी पूर्व में बिहार सरकार में मुख्यमंत्री रही है। तो सारे परिवार से जो है प्रताप यादव से दोपहर बाद ईडी पूछताछ करेगी लैंड फॉर जॉब मामले में। तो पूर्ण रूप से कहा जाए तो एक बार फिर से देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो कई दृष्टिकोण से ये पूछताछ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पूछताछ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, किस तरह से राबड़ी देवी अपने पक्ष को रखती है, तेज प्रताप यादव अपनी बातों को रखते हैं, और कल जब लालू यादव से पूछताछ होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि ये लैंड फॉर जॉब का मामला जो है किस दिशा में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, ये जानकारी के लिए। आज फिलहाल 2 लोगों को वहां पर पेश होने के लिए कहा गया है। देखना होगा वो पहुंचेंगे या नहीं। फिर लालू यादव को भी कल तलब किया है, लालू यादव जाएंगे या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ेंगे। अब बात जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र की कार्यवाही फिलहाल जारी है। आज जब सत्र शुरू हुआ तो थोड़ा सा हंगामा भी देखने को मिला। आरएस पठानिया जो विधायक हैं, देर से पहुंचने के बजाय उन्हें वहां से वॉकआउट करना पड़ा। उसके बाद हमारी सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विधायक आरएस पठानिया इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने वॉकआउट किया असेंबली से, आपने कहा क्या आपको जो है वो समय नहीं दिया गया, आपका क्वेश्चन जो समय था वो खत्म हो चुका था और आपने वॉकआउट किया, क्या कुछ पूरा? 20 सवाल अलाउड हैं एक विधायक को, 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट। 7 दिन का सत्र रह गया है और मेरे 19 सवाल अभी पेंडिंग है। पहला सवाल मेरा लगाया गया और पहले ही इस सत्र का मेरा पहला क्वेश्चन है और पहले ही क्वेश्चन में व्यू बनाया गया है कि आपको सवाल नहीं पुट करना जाएगा। हालांकि दूसरा सवाल पुट होने से पहले मैं आ गया था, ये नहीं कि दूसरा सवाल मेरे बाद वाला सवाल चल पड़ा था, लेकिन मैं वहाँ था। और अब एक ऐसा व्यू उठा, एक नेगेटिव, एक नकारात्मक व्यू दिया गया। स्पीकर महोदय अपनी शपथ और अपनी गद्दी की गरिमा की अवमानना कर रहे हैं, यही हमारा आरोप है। आपका जो समय था वो पहले समय था और आप लेट आए। देखें, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, एवरीबॉडी इज ए ह्यूमन बीइंग। एक इतना बड़ा जैम है और ये बख्शी नगर वाला आपका जो रोड है बिल्कुल कलेक्ट है, मुझे 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अगला सवाल लेने से पहले आ गया। मेरा 3 नंबर, अगर 2 नंबर सवाल था तो 3 नंबर सवाल अभी शुरू हुआ नहीं था। अब चूंकि जब उन्होंने नाम लिया तब मैं गेट पे था, मैं भाग के जब तक सीट पे पहुंचे कहते हैं मैंने तीसरा नंबर ले लिया। तो ये नकारात्मक एक कंस्ट्रक्शन, मैंने अपना विरोध जताया। तो आप शांतिपूर्वक भी कहीं न कहीं समय जो है वो मांग सकते थे। मांगा मैंने, समय नहीं दिया गया, इसीलिए बाहर हैं। अपनी जनता की, जन लोगों ने चुन के भेजा, बात नहीं उठा पाऊंगा तो अपना विरोध तो जताऊंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इनका जो समय था, क्वेश्चन का जो टाइम था वो पहले था और ये असेंबली में लेट पहुंचे, जिसके चलते इन्हें समय नहीं दिया गया और विधायक आरएस पठानिया ने जो है वो असेंबली से जो है वो वॉकआउट किया। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य कर विभाग की समीक्षा करेंगे। कर विभाग के टैक्स डिपार्टमेंट के विभिन्न मुद्दों से होने वाले कर आय को लेकर मुख्यमंत्री की ये समीक्षा होगी। रात 9 बजे विभाग के अफसरों के साथ बैठक होगी। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होने जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में, और सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य कर विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक करेंगे और रात 9 बजे कर विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक होगी। देर रात ये बैठक होगी जिसमें कि तमाम बड़े अधिकारी, आला जो नेता हैं, मंत्रिमंडल के लोग हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो शामिल होने वाले हैं। कुछ बड़े फेरबदल लगातार किए जा रहे हैं, जैसे हमने आपको अपडेट किया
कि कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले भी हुए हैं। अब एक बार फिर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मीटिंग होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो भी देर रात को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक नई दिशा में ले जाने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो यहाँ पर दिशा है उसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गौरव पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव, आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की रात 9 बजे अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? देखिए, आज राज्य कर विभाग की रात में 9 बजे कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी, जिसमें कर विभाग से जुड़े तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कर विभाग की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरीके से जो आय की मदें हैं उनको बढ़ाया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स को बढ़ा करके या मैनेज करके राजस्व में वसूली की जा सकती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिकल स्थिति है उसको और बेहतर करना है, उसको ट्रिलियंस में ले जाना है, और ट्रिलियंस में ले जाने के लिए जो आयकर विभाग है उसकी मुख्य भूमिका है। और आयकर विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा में साफ तौर से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि अभी तक जिन चीज़ों पर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स कितना है, क्या उस टैक्स को बढ़ाने से आम जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा, या उन टैक्सों को समान करके किसी और प्रकार से अन्य वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाए। तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक आज रात 9 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवास पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, ये जानकारी के लिए। आज विभिन्न मुद्दों पर ये चर्चा होगी टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। ये अहम बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से होने वाली है आयकर विभाग के साथ, और टैक्स को लेकर, टैक्स मैनेजमेंट को लेकर बातचीत आज अधिकारियों के साथ हो रही है। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।